इस चर्चा में हम दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश का एक क्रमबद्ध और परीक्षा के लिए उपयोगी अध्ययन करने जा रहे हैं। एसजी वर्ल्ड की यह प्रस्तुति कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। हम लोदी वंश के सभी शासकों को उनके कालक्रम में समझेंगे, उनके प्रशासनिक कार्य, सैन्य नीतियां और जो सांस्कृतिक उपलब्धियां रहीं, उन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हाँ, और स्थापत्य कला के योगदान को भी परीक्षा के दृष्टिकोण से देखेंगे, खासकर उन बिंदुओं पर जो बार बार पूछे जाते हैं। ये पूरी चर्चा एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के प्रश्नों के पैटर्न पर ही आधारित है। ये नोट्स बनाने और रिवीजन के लिए बहुत उपयोगी रहेगी। बताए गए बिंदुओं को साथ साथ लिखते चलना अच्छा रहेगा। तो शुरू करते हैं। लोदी वंश यानी 1451 से 1526, दिल्ली सल्तनत का आखिरी राजवंश और भारत का पहला अफगान वंश। ये तथ्य अपने आप में एक वनडे एग्जाम का सीधा प्रश्न है। बिल्कुल। इनकी स्थापना 1451 में सैयद वंश के बाद हुई और इन्होंने कुल 75 साल शासन किया। और शासक भी सिर्फ 3, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। इनकी क्रोनोलॉजी याद रखना तो अनिवार्य है। तो पहले शासक से शुरू करते हैं, बहलोल लोदी। शासनकाल 1451 से 1489। ये लोदी वंश का संस्थापक है, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से इसके कार्य काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हाँ, सबसे पहले तो इसकी उपाधि बहलोल शाह गाजी, इसे एक लाइन में नोट कर लेना चाहिए। इसकी नीति बहुत दिलचस्प थी। वो अफगान सरदारों को बहुत सम्मान देता था, उन्हें मसनदे अली कहकर बुलाता था और उनके साथ कालीन पर बैठता था, सिंहासन पर नहीं। हाँ, ये उसकी समानता की नीति को दिखाता है। बिल्कुल। वो समझता था कि अफगान सरदारों को साथ लिए बिना शासन चलाना नामुमकिन है। और इसी नीति का फायदा उसे मिला भी। बिल्कुल। उसकी सबसे बड़ी सफलता थी जौनपुर के शर्की साम्राज्य का दिल्ली सल्तनत में विलय। ये प्रश्न तो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। हाँ, कि जौनपुर का विलय किस लोधी शासक ने किया। हाँ, और एक और महत्वपूर्ण काम, उसने बहलोली सिक्के जारी किए। अच्छा, बहलोली सिक्के। ये सिक्के मुगल काल तक, मतलब अकबर के समय तक प्रचलन में रहे। ये पॉइंट शॉर्ट नोट्स के लिए परफेक्ट है। तो बहलोल के बाद आता है उसका बेटा सिकंदर लोदी, 1489 से 1517 तक। और ये शासक परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोदी वंश से सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से बनते हैं। इसका मूल नाम निजाम खान था, है ना? निजाम खान। लेकिन जो सबसे बड़ा काम इसने किया, जिसके लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, आगरा शहर की स्थापना 1504 में। एकदम सही। ये एक ही प्रश्न एसएससी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी सब में दोहराया गया है। और फिर 2 साल बाद 1506 में उसने राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित भी कर दिया। ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक फैसला था। प्रशासनिक सुधारों की बात करें तो उसने भूमि माप के लिए एक पैमाना शुरू किया था, गजे सिकंदरी, लगभग 30 इंच का। देखिए, रिवीजन के समय यही जानकारी सबसे पहले काम आती है। उसने गवर्नरों के खातों की जांच, मतलब ऑडिट की प्रथा भी शुरू की। हाँ, और अनाज पर से ज़कात नाम का कर भी हटा दिया। उसकी एक बहुत मजबूत गुप्तचर व्यवस्था भी थी। मतलब एक बहुत ही कुशल प्रशासक था। वो सिर्फ प्रशासक नहीं था, वो फारसी का विद्वान भी था और गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। गुलरुखी, ये उपनाम तो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। बहुत बार। और उसी के समय में आयुर्वेद के एक ग्रंथ का फरंगे सिकंदरी नाम से फारसी में अनुवाद हुआ। संगीत पर भी तो एक ग्रंथ लिखा गया था, लज्जते सिकंदर शाही। तो आप देख सकते हैं कि कला और साहित्य में उसकी गहरी रुचि थी। लेकिन उसकी धार्मिक नीति के बारे में क्या कहेंगे? वो तो काफी असहिष्णु मानी जाती है। हाँ, ये उसका दूसरा पहलू है। उसने नगरकोट के मंदिर को तोड़ा और हिंदुओं पर दोबारा जजिया कर लगा दिया। यूपीएससी में इसी टॉपिक से कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न बन सकता है। बिल्कुल। और स्थापत्य कला की बात करें तो उसके काल में दोहरे गुंबद यानी डबल डोम का प्रयोग शुरू हुआ, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण खुद सिकंदर लोदी का मकबरा है। एग्जाम में मॉन्यूमेंट देखकर इसी शासक को पहचानना होता है। सही। तो ये था सिकंदर लोदी। अब आते हैं आखिरी शासक पर, इब्राहिम लोदी, 1517 से 1526, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान। हाँ, और इसके समय की घटनाएं ही सल्तनत के पतन और मुगलों के आगमन का कारण बनी। स्वभाव से ये काफी जिद्दी और अभिमानी था, जिसके कारण अफगान सरदार इसके खिलाफ हो गए। उसने राजत्व की निरंकुश सिद्धांत को अपनाया। उसने कहा, राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता। और इसी टकराव का नतीजा था 1518 का खतौली का युद्ध। हाँ, मेवाड़ के शासक राणा सांगा के साथ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हुई। युद्ध का साल और परिणाम दोनों वनडे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं।
और फिर उसके खिलाफ षड्यंत्र शुरू हो गया। उसी के चाचा आलम खान और पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी ने काबुल के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता दिया। ये भारतीय इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना थी। और इसी का नतीजा था पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। यहाँ बाबर की जीत के दो प्रमुख कारण थे। अगर एग्जामिनर इस टॉपिक से सवाल बनाए तो वो जीत के कारणों पर ही फोकस करेगा। पहला तो तुलुगमा युद्ध नीति और दूसरा तोपखाने का प्रयोग। एकदम सही, आर्टिलरी का प्रयोग। और परिणाम ये हुआ कि इब्राहिम लोधी युद्ध भूमि में ही मारा गया। ये तथ्य बार बार रिपीट होता है कि वो दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया। बिल्कुल। तो अगर हम इस वंश का एक समग्र मूल्यांकन करें तो तीनों शासकों के राजत्व सिद्धांत में एक क्रम दिखता है। बहलोल की समानता, सिकंदर की श्रेष्ठता और इब्राहिम का निरंकुश सिद्धांत। ये पीसीएस एग्जाम्स में डायनेस्टी बेस्ड क्वेश्चंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और स्थापत्य कला में इस काल को मकबरों का काल कहा जाता है। सबसे बड़ा नवाचार दोहरे गुंबद का विकास था। मोठ की मस्जिद का निर्माण भी इसी काल में हुआ। तो परीक्षा के लिए कुछ हॉट टॉपिक्स को अगर जल्दी से देखें तो आगरा की स्थापना 1504, सिकंदर लोदी। गज-ए सिकंदरी, सिकंदर लोधी। गुलरुखी उपनाम, सिकंदर लोधी। और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, इब्राहिम लोधी और बाबर। तो लोधी वंश के पतन के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत और मुगल साम्राज्य की शुरुआत होती है। हाँ, अब अगली डायनेस्टी को समझना और भी आसान हो जाएगा। अगर इसे अच्छे से नोट्स के साथ पढ़ लिया गया तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हिस्ट्री का ये हिस्सा मजबूत हो जाएगा। एक सवाल यहाँ सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है, अगर दौलत खान लोधी और आलम खान ने बाबर को ना बुलाया होता तो क्या होता? क्या दिल्ली सल्तनत कुछ और समय तक चल सकती थी? या इब्राहिम लोधी की अपनी नीतियां ही सल्तनत के पतन के लिए काफी थीं? इतिहास में ऐसे सवाल हमें घटनाओं को और गहराई से समझ